हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सीए फाउंडेशन का पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसमें ये जो पेपर 4 है आपका वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। पेपर 4 फर्स्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है और सेकंड पार्ट आपका बीसीके से रिलेट करता है। ओके, माइक्रो हमारा 60% का पार्ट है जिसमें 60 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं और बीसीके में 40 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 मार्क्स ही पेपर का क्या करता है, कवर करता है। पेपर पैटर्न सेम वही रहना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको एक जो राइट वन है वो आपको चूज करना है। तो इसमें आपको सेम पेपर पैटर्न है, माइक्रो और मैक्रो का, दोनों में ही एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा ये जो सेकंड पार्ट है बीसीके बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। चैप्टर नंबर 1 इस बीसीके का, इसके इंट्रोडक्शन की, इसके बेसिक की बात करता है। आखिर बिजनेस क्या होता है और उसमें हमें नॉलेज किस किस लेवल तक लेना होता है, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बिजनेस से आपका क्या मतलब है? एक कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कुछ कमाने के पर्पज से की जाए। बिजनेस कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कमाने के पर्पज से की जाए। हो सकता है आप उस एक्टिविटी को करने में कुछ गुड्स का एक्सचेंज कर रहे हो सकता है आप उसमें मनी में एक्सचेंज कर रहे हो, तो वो कोई भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर अपने आप को कमाने के लिए, अपने को कुछ फ़ायदा देने के लिए कोई एक्टिविटी की जाती है तो उसे बोलते हैं बिजनेस। लव एंड अफेक्शन के लिए आप कुछ भी करते हो वो बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर ये बोल रहा है कि हमें उसका नॉलेज चाहिए, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। जैसा कि ये हमारा चैप्टर बता रहा है कि हमें बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए। तो वो क्या क्या नॉलेज हो सकता है, किस लेवल तक हमें जाना पड़ सकता है, क्या उसका एरिया है, उस बीसीके का क्या एरिया है, वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डोमेन ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, बीसीके का डोमेन क्या होता है। अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन सिंपल वर्ड्स में किसी नॉलेज का, स्पेसिफाइड नॉलेज का एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर चीज की आपको नॉलेज है तो वो जो आपका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पार्ट आपका है उसको हम बोलेंगे डोमेन, कि आपने उस पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में, पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज ले रखा है। डोमेन कई बार आप ये सोचते कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपने नाम के आगे उनके वेबसाइट्स में EDU डोमेन यूज होता है। अगर आपको ध्यान हो, जो ये होती है एजुकेशन लाइन के, उनमें EDU हम ये बोलते हैं उनका ये डोमेन है। तो ये वो बताते हैं कि ये इनका स्पेशलाइजेशन ऑफ एरिया क्या है, एजुकेशन है। तो यहाँ पे डोमेन से मतलब ये होता है स्पेसिफाइड स्पेयर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का एक पर्टिकुलर एरिया जो स्पेसिफाई कर रहा है कि आप इससे रिलेट करते हैं। तो डोमेन इस चीज को हाईलाइट करता है। अब हम बात करते हैं कि बीसीके की नेचर क्या है। बीसीके क्या होता है, वास्ट। बीसीके वास्ट का मतलब होता है एक्सपांड, उसका एरिया बहुत वाइड होता है। एरिया वाइड कैसे है, बीसीके कुल मिलाकर करता क्या है, वो बिजनेस की स्टडी करता है, उसको बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए। जो नॉलेज हम बिजनेस के बारे में ले रहे हैं हम उसको बोलते हैं बीसीके। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जा रहा है, बिजनेस क्या होता है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो गया है, वो पूरे यूनिवर्स में फैल चुका है बिजनेस। अलग अलग एक्टिविटीज को बिजनेस में कवर किया जाने लगा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गई, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो सारे के सारे बिजनेस के पार्ट हैं। तो जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ता जा रहा है, डोर टू डोर बिजनेस होने लगी है, सेल्समैन हमारे दरवाजे पे आके हमें प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए आते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ गए बहुत सारे, वीकली हाट बाजार लगते हैं या मंडी लगती है। तो ये सारे क्या हो गए, अलग अलग तरीके से बिजनेस करने के तरीके हो गए। इन वेज में बिजनेस किया जा सकता है। अब बिजनेस करने के तरीके बढ़ गए हैं तो उसको समझने के लिए हमें अपना दिमाग भी बढ़ाना पड़ेगा, हमारा जो एरिया ऑफ स्टडी है वो भी बढ़ गया। बिजनेस की स्टडी करने के लिए आप जा रहे हो, बिजनेस बढ़ गया तो उसकी स्टडी भी बढ़ गई। तो ये बोला जा सकता है कि बीसीके क्या हो गया है, वास्ट हो गया है। बीसीके का क्या एरिया क्या है, वास्ट है, काफी लार्ज है। इसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो नेबरहुड रिटेलर शॉप्स हैं, वो आपका जो पास में जो शॉपकीपर है वो आपको बहुत सारी वेराइटीज की कमोडिटीज देता है। सिमिलर नेचर की प्रोडक्ट के भी अलग अलग ब्रांड की उसके पास अवेलेबल है। मतलब एक शॉप के ऊपर एक ही प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड के साथ में, अलग अलग क्वांटिटीज में, अलग अलग रेट के साथ में आपको वहां मिल जाएगा। उसके अलावा वो और सर्विसेज भी देते हैं, जैसे रिलायंस जियो मार्ट है वो आपको होम सर्विस भी देता है, होम डिलीवरी की सर्विस देता है। तो ये और भी तरीके हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के
जो ऑनलाइन सर्विस आ गई वो 24/7 है। तो देखा जाए तो बिजनेस का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो चुका, बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे चला गया है, और उसकी वजह से बिजनेस जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, आपके बीसीके को लेकर के भी आपको एरिया एक्सपांड करना पड़ेगा। तो बीसीके कुल मिलाकर के क्या है, वास्ट है, वाइड एरिया कवर करता है। नेक्स्ट आता है बीसीके इज इक्लेक्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिनरी से मतलब ये होता है कि ये अलग अलग जो फैक्टर्स है, सेक्टर है, उनको कवर करते हुए चलता है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि इकोनॉमिक्स भी मल्टीडिसिप्लिनरी है। क्यों है? क्योंकि उसमें वो मैथमेटिक्स को कवर करता है, उसमें स्टेटिस्टिक्स को कवर करता है, उसके अलावा वो और अकाउंटिंग को कवर करता है। तो इकोनॉमिक्स में जैसे इन चीज़ों को पढ़ा जा रहा है, वैसे ही बीसीके के अंदर भी अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको कवर किया जाएगा। अब अगर बात करें कि हम बिजनेस में कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, बिजनेस में एक मार्केटिंग का एरिया हो सकता है कि मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर के आना है, कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है उसकी स्टडी करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाएगा, तो ये सारे मार्केटिंग के पार्ट हो गए। उसके अलावा अकाउंटिंग कैसे की जाए, रिकॉर्ड करना है हमारे ट्रांजेक्शन्स जो भी हो रहे हैं, खर्चा कितना जा रहा है, इनकम कितनी हो रही है, वो अकाउंटिंग का पार्ट हो गया। ह्यूमन बिहेवियर कि जो आपके यहाँ लेबर काम कर रहे हैं उनके सराउंडिंग कैसी है, उनका एनवायरनमेंट कैसे है, उनको स्टे करवाने के लिए उनको कितना पे करना है, या फिर हमारा कस्टमर कैसे रिएक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के क्या है, बिजनेस का पार्ट है। ये सब क्या है, बिजनेस का पार्ट है। बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, उसको रन आउट करने के लिए ये सब चीज़ें हमें नोटिस करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप बीसीके करोगे, अगर आप बिजनेस का स्टडी करने के लिए निकले हो, तो आपको इन सब की स्टडी भी करनी होगी, ये सब भी इसके अंदर कवर्ड होंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब ये इतने सारे डिसिप्लिन्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इनसे अपनी वोकेबुलरी क्या करता है, अडेप्ट करता है। बीसीके की खुद की कोई वोकेबुलरी नहीं होती, लेकिन जिन जिन डिसिप्लिन में वो जाता है उनकी वोकेबुलरी से वो अपने मतलब निकालता है। जैसे अकाउंटिंग के कोई वर्ड्स हैं तो वो उनसे अपना अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, अगर मार्केटिंग का कोई वर्ड है तो वो उससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। तो देखा जाए तो बीसीके वोकेबुलरी अपनी वोकेबुलरी नहीं रखता, और वो इनसे अपनी वोकेबुलरी को क्या करता है, अडेप्ट करता है, एक्सपांड करता है अपने एरिया को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि वो वहां से लेकर के आएगा तभी तो वो उस एरिया को एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर उस एरिया से रिलेटेड वर्ड्स को वो कैच करेगा तो वो वहां के मतलब समझा पाएगा। और वही तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है कि बिजनेस के अंदर जो भी एरिया आ रहे हैं उनके बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे बीसीके के अंदर वोकेबुलरी आती है स्ट्रेटेजी, एक वर्ड आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी वर्ड हमने बिजनेस में खूब सुना है, लेकिन ये मेन कहाँ से लिया गया है, ये मिलिट्री का वर्ड है। ये मिलिट्री का जो वर्ड है वहां पे स्ट्रेटेजी वर्ड यूज होता था, और अब वो बिजनेस के अंदर आ गया है। मिलिट्री में कैसे यूज होता था, जैसे कोई वार की सिचुएशन है तो जो हमारे सोल्जर्स है वो एक स्ट्रेटेजी बनाते थे कि हम कब कैसे उन पर क्या करें, अटैक करें। तो वहां पर आर्मी जो अपने स्ट्रेटेजी बनाती थी, अपने प्लान्स बनाती थी, उसी के बेस पर अब बिजनेस के अंदर भी अपने राइवल्स को नीचे करने के लिए या अपने बिजनेस को मार्केट में स्टैंड अप करने के लिए क्या करने लग गए हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाने लगे। तो ये वर्ड जो लिया गया है वो मिलिट्री से लिया गया है। एक आता है लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक वर्ड भी मिलिट्री का मतलब पार्ट है। मिलिट्री में लॉजिस्टिक वर्ड से क्या मतलब था कि जो मिलिट्री के जो वेपन्स हैं, जो वेपन है, जो इक्विपमेंट्स हैं, ट्रूप्स वगैरह हैं, उनकी आपको मूवमेंट करनी होती थी। वो एक जगह से दूसरी जगह पर जहाँ पर भी वॉर की सिचुएशन है उनका मूवमेंट किया जाता था। तो ये जो मूवमेंट उनकी होती थी उसको बोलते थे लॉजिस्टिक। ये तो मिलिट्री के अंदर उसका मतलब था। अब बिजनेस में उसका क्या मतलब है, बिजनेस के अंदर क्या बोल रहा है कि बिजनेस के अंदर भी आप अपने चीज़ों का सप्लाई करते हो या फिर आपको कुछ और फैसिलिटीज अवेल करनी होती है अपने ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन को करने के लिए, उस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को ईजी बनाने के लिए जो भी आप सर्विसेज करते हो, जो भी प्रोसेस करते हो, वो लॉजिस्टिक के अंदर आ जाती है। यहाँ पे दो तरीके की लॉजिस्टिक की बात होती है बिजनेस के अंदर। एक होता है आपका इनबाउंड, एक होता है आउटबाउंड। इनबाउंड होता है जो इनपुट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनपुट की रिक्वायरमेंट है, उसका मूवमेंट करवा रहे हो, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक है। और वहीं पर आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब आपको मार्केट में सेल करना है। उस सेल करने के लिए, उस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए आप जो भी प्रोसेस करते हो उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ओके, देन नेक्स्ट आता है बुल्स। बुल्स है बायोलॉजी का वर्ड, ये बायोलॉजी से लिया गया है बुल्स। यहाँ पे एनिमल्स के लिए रिगार्डिंग ये होता है। तो यहाँ पे बिजनेस में बुल का क्या मतलब है, बिजनेस में बुल का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट जो होता है उसमें बुल, या हम बोलते हैं कि ये बुलिश मार्केट है, ये बियर्स मार्केट है। तो बुल क्या बोलता है कि आगे ऑप्टिमिस्टिक कैसे बना जा सकता है, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने का जो सोच है उसको बोलते हैं बुल। तो यहाँ पे हमारे बिजनेस के अंदर इसका मतलब ये निकलता है कि ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेकर के हम चल रहे हैं मार्केट के अंदर, बिजनेस के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम बुलिश मार्केट।
बियर्ड्स भी बायोलॉजी का वर्ड है, और बियर्ड्स का मतलब होता है कि आप अपने आप को डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ ला रहे हैं। मार्केट में ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है कि आप कॉम्पिटिटर्स को फेस आउट नहीं कर पा रहे हैं, या आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए बिजनेस में, तो ऐसे में आपने अपने कदम पीछे खींच लिए। देखा जाए तो उसका सोच कैसा हो गया, पैसिमिस्टिक, मतलब नेगेटिव सोच के साथ वो चल रहा है, उसके एक्सपेक्टेशन क्या है, नेगेटिव है, वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा, तो ऐसे में वो क्या कर जाएगा, पीछे की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ वर्ड्स दिए गए थे, वोकेबुलरी दी गई थी जो अदर डिसिप्लिन से ली गई है, लेकिन यहाँ पर इसमें बीसीके में यूज होती है। अब हम बात करेंगे कि बीसीके इज इवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। बिल्कुल ठीक बात है, ये बीसीके जब तक बिजनेस चलेगा तब तक बीसीके चलेगा। ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चलती है, और इसका एरिया बढ़ता जा रहा है। जब जब हमने बिजनेस में इंक्रीज की, बिजनेस का एरिया हमने बढ़ा दिया, 24/7 कर लिया, तो अब अगर 24/7 है तो आपको स्टडी करने के लिए भी 24/7 टाइम की कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, आईटी सेक्टर को आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हमें बीसीके अवेयर करना होता है, बीसीके के बारे में लेना होता है। बिजनेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे हमें तरीके अपनाने पड़ते हैं। जो ओल्ड वे में बिजनेस होता था अब न्यू वे में कन्वर्ट हो गया, तो उनमें जो चेंज आया वो भी हमें इसके अंदर कंसीडर करना पड़ेगा कि क्या चेंज आया है, क्यों आया है, क्योंकि हमें बिजनेस की नॉलेज चाहिए। तो बिजनेस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे इसमें स्टडी करने होते हैं। बीसीके करने के बाद, बिजनेस के बारे में नॉलेज लेने के बाद हमारे अंदर एक चीज डेवलप होती है। हमारा बिजनेस चल रहा था, हमने किसी कोई बिजनेस कर रहे थे, उसके बारे में हमने एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हमने इकट्ठा किया, हमने उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके फायदे नुकसान सब बारे में हमने स्टडी की। अब हमने एक ये चीज पढ़ी कि हमें इस बिजनेस के बारे में अभी और लर्न करने की आवश्यकता है, अभी हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में जानकारी करनी है, या फिर अनलर्न हमने कुछ फालतू सीख रखा है इस बिजनेस के बारे में, हमें इसकी जरूरत नहीं है तो वो डिलीट करना है, और रीलर्न कुछ हमें इसके बारे में जानकारी है, हमने इसको अच्छे से समझा है, लेकिन अभी उसको फिर से हमें रिवाइज करने की जरूरत है। तो ये जो हमारे अंदर एबिलिटी है, जो लर्न करने की, अनलर्न करने की और रीलर्न करने की, ये डेवलप कौन करता है, ये बीसीके हमारे अंदर डेवलप करता है। बिजनेस को फास्ट ग्रो करवाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बीसीके की क्या इंपॉर्टेंस है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है? मोस्टली ये अकाउंटिंग का या कंसल्टेंसी का या रिपोर्टिंग का काम करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये 3 काम मेन करता है। तो यहाँ पे अगर वो किसी को एडवाइस दे रहा है तो वो एडवाइस तभी दे सकता है जब वो सामने वाले के बिजनेस के बारे में नॉलेज रखे। अगर वो वहां पर अपनी रिपोर्ट बना रहा है, रिपोर्ट कब बनाएगा? जब वो उसकी पूरी स्टडी करेगा, उसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज प्लस में जा रही है, कौन सी माइनस में जा रही है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या चेंजेस करने चाहिए, रिपोर्टिंग में ये सब चीजें आती है। तो अगर सीए को कोई रिपोर्टिंग का काम करना है, कंसल्टेंसी का काम करना है या अकाउंटिंग का काम करना है, कोई भी काम करना हो, लेकिन उसकी फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसे बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है। जो उसका क्लाइंट है, जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, उसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर वो बीसीके के बारे में नॉलेज, बीसीके नहीं रख रहा है, बिजनेस का नॉलेज नहीं रख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो अपने काम को, अपने डिसीजंस को, अपने प्लान्स को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। उसका काम क्या है? स्ट्रेटेजीज बनाना। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, बजट प्लान करके देता है। तो अगर वो बिजनेस की टीम से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पा रहा है, तो वो इन चीज़ों में प्रॉपर अपना नहीं दे पाएगा। तो अपना बेस्ट देने के लिए उसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? उसे बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। यहाँ पे एक्टिविटीज की बात की गई। ह्यूमन कुछ काम करता है, ह्यूमन बीइंग जो काम करता है वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है? 2 तरीके से उसको बांटा गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो अपनी लिविंग के लिए की जाती है, मतलब इसका मेन मोटिव क्या होता है? लिवलीहुड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव होता है लिवलीहुड। अपनी आजीविका को चलाने के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज है जो आपके लिविंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, आप ऐसे ही शौकिया कर रहे हो, वो सारी की सारी किसमें आती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। तो जो भी ऑल एक्टिविटीज फॉर ए लिविंग इंक्लूड्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रेस्ट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मोटिव क्या होता है? लिवलीहुड मोटिव होता है। उसके अलावा ये बोलता है कि अगर कोई लव, हॉबीज या फिर किसी नेचुरल कंजर्वेशन या आप अपने शौक के लिए, अपनी खुशी के लिए, प्लेजर के लिए कुछ काम कर रहे हो, वो किस में आ जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगा।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज किससे अफेक्ट होती है? सेल्फ इंटरेस्ट, खुद को कितना फायदा दिया जा सकता है, इससे मोटिवेट होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो इमोशनल रीजन से निकल करके आती है। एक दूसरे के साथ हमारा जो अटैचमेंट है या हमारी कुछ अनसेल्फिश नेचर है, हम वेलफेयर के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो वहां पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी निकल करके आती है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हम आगे बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फीचर्स है, तो क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहला, ये इनकम जनरेटिंग होती है। अभी हमने कहा कि लिवलीहुड के लिए इनकम मोटिव होता है। अपनी आजीविका को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? इनकम कमानी है अगर आपको, तो इसका मतलब ये क्या है? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है। इसके अंदर मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप यूज करते हो। उसके अंदर अगर कोई वर्कर लग रहा है तो उसको आपको वेज देना पड़ेगा, वो आजीविका के लिए आपके यहाँ काम करने आ रहा है। किसी से फाइनेंस लिया है तो वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, तो वो अगर अपना पैसा दे रहा है तो बदले में वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मनी का लेन देन हो रहा है या और किसी वे में एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन बदले में कुछ मांगा जा रहा है। फ्री में कोई सर्विस नहीं हो रही है, बदले में लेन देन हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है इनकम का एक दूसरे के हाथों में। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई? इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हो गई है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में हमने प्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हमने ये बात की थी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके ऊपर हमें कुछ पे करना होता है। तो ये भी एक तरीके से ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये इसलिए इसमें इनकम जनरेट कर रही है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव होती है। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई चीज बनाई कि सिर्फ आपको खुद के लिए यूज करनी है, आपने घर में कोई इन्वेंशन कर लिया, उससे आपको कोई फायदा हो रहा है क्या? आपने उसके बदले में कुछ कमाया? नहीं। तो खुद के कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, वो प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज आनी चाहिए। उसका हम बाहर उनको सबको उसको यूज करने के लिए मतलब वो अवेलेबल हो और हमें बदले में उसे कुछ मिले, मतलब सेल करना इसका मेन पर्पस होना चाहिए, वो मार्केटेबल होनी चाहिए। तो वहां पर भी उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बोल रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, यहाँ पे ये प्रोडक्टिव वर्क है क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का और यहाँ पर सबको यूज करने के लिए उसको राइट दिया जा रहा है। हम उसको इलेक्ट्रिसिटी को सेल करके पैसे कमाते हैं, गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है, बदले में क्या लेती है हमसे? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो अकाउंटिंग की या फिर टीचिंग की, तो ये जो सर्विसेज है, आपने अपना मैसेज डिलीवर किया, आपने अपना काम करके दिया, सर्विस दी है, बदले में आपने पैसे लिए, ये सारी की सारी क्या है? प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के अंदर है और ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इकोनॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट है इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है कि नहीं? कंजम्पशन को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना गया है अगर आपने कंजम्पशन करने के लिए कुछ पे किया है, मतलब इनकम अर्न करने के लिए प्रोडक्शन हुआ है और उसके बाद आपने उसको एक्सचेंज किया है प्रोडक्शन को, और वो जो एक्सचेंज हुआ है कंजम्पशन आप करने के लिए जो एक्सचेंज हुआ गुड्स या सर्विस का इकोनॉमिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ एक दूसरे की भावनाएं रखने के लिए या सिर्फ ऐसे ही एक्सचेंज कर रहे हो फ्री में, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। मेन क्या होना चाहिए? एक्सचेंजिंग इट फॉर मनी एंड और इन काइंड। मनी या काइंड में उनका क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए फैक्टर्स का, प्रोडक्शन या सर्विस का, तभी उसका कंजम्पशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कवर होगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। अगर कोई इनकम आपने खर्च नहीं की, मान लीजिए आपकी सैलरी थी 20,000 और आपने उसमें से 10% रख लिया, आपके हाथ में 2,000 रुपये बच गया, आपने उसको खर्च नहीं किया, वो आपकी क्या हो गई? वो आपकी सेविंग हो गई। अब ये जो सेविंग है उसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बैंक के थ्रू या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू क्या करते हैं? हम उसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम और पैसा कमाने के लिए उनको इन्वेस्ट करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स में ले जा करके, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। और जैसे जैसे आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, एक टाइम के बाद आपके पास एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट हो जाता है। तो एक ये जो प्रोसेस है सेविंग की, इन्वेस्टमेंट की, वेल्थ क्रिएशन की, ये भी इकोनॉमी के अंदर कवर होती है, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मानी जाती है। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी तक हमने ये बात की कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या कवर है। अब हम बोलेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो वो कैसे है? बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है?
बिजनेस के लिए हमने ये बोला कि कुछ कमाने के पर्पज से या किसी मोटिव के साथ में आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो बिजनेस के अंदर आ रही है। उनका प्रोडक्शन, उनका ट्रेडिंग, उनके सर्विस किसी को दी जा रही है, तो वो सारा का सारा क्या है, बिजनेस है। अब ये बिजनेस आपका एक्सचेंज कर रहा है गुड्स का या सर्विसेज का, लेकिन बदले में वो कुछ कमा रहा है। अगर बदले में कुछ कमा रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, अदरवाइज वो बिजनेस ही नहीं माना जाएगा। अगर उसका कॉमर्शियल यूज नहीं कर रहे हो किसी काम का तो वो बिजनेस नहीं है, उसका कॉमर्शियल यूज होना चाहिए, बदले में आपको कुछ मिलना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, बिजनेस कहलाएगा। और बिजनेस आपकी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब कुछ क्वेश्चंस में निकल करके आते हैं, जैसे इज एग्रीकल्चर एन इंडस्ट्री, क्या एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, और अगर है तो क्या वो बिजनेस है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट है, हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा प्रपोर्शन है इकोनॉमी का। हालांकि उससे जो इनकम मिलती है वो हमें बहुत कम मिलती है, लेकिन आज भी हमारी इंडियन पॉपुलेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर में लगी हुई है। लेकिन इंडिया में क्या है कि एग्रीकल्चर पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है मानसून पे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें टैक्स लगता है, आपकी इनकम पे जहाँ टैक्स लगता है, उस एक्ट के अंदर इन्होंने ये बोला कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको बिजनेस से अलग कर दो, उसको बिजनेस से अलग रखो। बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो हेड है उसके अंदर वो आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई करो। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 5 हेड के अंदर इनकम कैलकुलेट की जाती है। ये वैसे आप आईपीसीसी में डिटेल में पढ़ लोगे, फिर भी मैं आपको बता दूं, एक आपका सैलरी हेड होता है कि सैलरी से अगर किसी को इनकम हुई, किसी ने नौकरी की है उसको इनकम हुई, वो सैलरी हेड में जाएगी। आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, आपने उसको रेंट पे दिया, उससे जो भी इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी। कोई बिजनेस कर रहे हो वो आपकी बिजनेस वाले पोर्शन में। उसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज रखी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी रखी हुई थी या फिर कोई ज्वेलरी रखी थी, उसको आपने सेल किया है, तो उससे आपको जो भी गेन हुआ वो वन टाइम सेल है, तो वहां पे जो गेन हुआ है उसको हम बोलेंगे कैपिटल गेन। और लास्ट में आपका आता है अदर सोर्स, जो किसी भी सेक्टर में नहीं आता, वो किस में जाता है, अदर सोर्स में। तो ये इस तरीके से इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं इनकम को लेकर के, जिनकी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। अब ये बोल रहा है जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको हम बिजनेस का जो हेड है, बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो हेड है उसके अंदर शामिल नहीं करते, उसको सेपरेटली इसमें दिखाया जाता है। हम बिजनेस इनकम उसको नहीं मानते, हम उसको सेपरेटली शो करते हैं, और सेपरेटली शो करने के साथ साथ उसको टैक्स फ्री भी करते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। अगर उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब उस पर इनकम जनरेशन मेन पर्पज नहीं है। अगर गवर्नमेंट को पैसे कमाने ही होते तो वो उस पर टैक्स लगाती, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा रही, दैट मीन्स गवर्नमेंट का पर्पज उससे इनकम जनरेट करना नहीं है। और अगर इनकम जनरेट करना नहीं है तो ऐसे में एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री नहीं माना जाता, और इसलिए वो बिजनेस का पार्ट भी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम द मीडियम पर्सपेक्टिव। मीडियम से मतलब यहाँ पर होते हैं जो मीडिएटर है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, या और जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं उनके बीच में जो स्पेसिफिक एक्टिविटी, जो मीडियम जिस वे से वो एक्टिविटी की जा रही है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि वी आर ए फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हम फूड को सिर्फ प्रोसेस करने का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे हम उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम डिलीवर कर रहे हैं, उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बिजनेस एक्टिविटी। ये भी बिजनेस का पार्ट माना गया है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम ए नेरो पर्सपेक्टिव। नेरो पर्सपेक्टिव ये बोलता है कि अगर किसी ने कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है, कोई फर्म है उसने कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू किया है और अब वो उसमें क्या कर रहा है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट कमाना नहीं है उसका पर्पस, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, या फिर प्रॉफिट कमाना पर्पस नहीं है, मतलब वो प्रॉफिट कमाने के लिए उसने बिजनेस नहीं किया, या फिर उसको फ्रिक्वेंटली वो इस तरीके के ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा जो कि प्रॉफिट या लॉस जनरेट करे, इस तरीके की या तो ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा या फिर वो कमा नहीं रहा है, उसका मोटिव नहीं है, तो उसे हम बिजनेस नहीं मानेंगे। मतलब वन टाइम प्रॉफिट मोटिव के लिए कोई किया गया काम बिजनेस नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। बिजनेस क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी कंटिन्यूटी में हो रही है तब वो बिजनेस है। अगर वन टाइम मे भी पॉसिबल, आपके पास कोई ऐसा सामान था जिसे आपका अब घर में जगह नहीं है, आपने उसको सेल किया, आप सिंगल टाइम उस प्रोडक्ट को सेल करोगे, आपके पास उसका और कोई स्टॉक नहीं है, तो आप उसको प्रॉफिट कमाने के लिए आप 5,000 की चीज को 7,000 में बेचोगे, प्रॉफिट तो कमाया लेकिन वो सिंगल टाइम आपने किया है, वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपने अदर इनकम क्रिएट की है। तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि ये रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, और जो प्रॉफिट ट्रांजेक्शन है या जो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन है
वो होते रहने चाहिए, उनमें ये नहीं होना चाहिए कि नॉन प्रॉफिट पर्पज इसका नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे कि बिजनेस और इसकी अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशंस है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे कि बिजनेस का अदर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन से क्या कनेक्शन है। बिजनेस हमने पढ़ लिया कि बिजनेस क्या होता है, लेकिन क्या आप सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिजनेस है? नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एरिया वाइड है जिसके अंदर बिजनेस एक पार्ट है। ये मान लीजिए ये बिजनेस है, ये मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है, और ये आपके प्रोफेशन। तो इसके दो अदर ऑक्यूपेशंस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनलिज्म के नाम से जानते हैं। तो देखा जाए तो ये जो बिजनेस है वो एक पार्ट है, उसका एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर बिजनेस करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो बहुत से लोग करते हैं, लेकिन बिजनेस एक स्मॉल परसेंटेज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है, बिजनेस इज लेस देन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उससे कम होता है, उसका एक सब पार्ट है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। एक प्रिंसिपल होता है, एक उसके यहाँ पर काम करने वाला पर्सन होता है। बदले में उसको वेज या सैलरी दी जाती है, उसके अलावा उनका कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन के यहाँ जाकर के उसका कुछ काम करता है और काम के बदले में उसे पैसे दिए जाते हैं। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की, भी तू मेरे पास इतने महीने काम करेगा या इस तरीके से काम करेगा, इतनी सैलरी में काम करेगा, और वो एग्री करता है। ये जो उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। इनके दोनों के बीच में सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। सेकेंड आपका आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है कि कोई स्पेशलाइज्ड सर्विस आपके पास है। मतलब कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट देगा, या उसके अलावा कोई एडवोकेट है तो वो आपके लीगल जो एक्सपेक्ट्स है उनके बारे में एडवाइस देगा या उनके बारे में आपका केस लड़ेगा। तो देखा जाए तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में आपको नॉलेज है और उसके आप नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, उसकी सर्विस दे रहे हैं, बदले में कुछ ले रहे हैं, वो आपका प्रोफेशन है, वो प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन है। अब ये जो नॉलेज है वो आप ऐसे नहीं कि आपको नॉलेज है तो आप सीधे करें, डिपेंड करता है आपको ये सर्टिफिकेट एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आपको मिला हुआ हो। सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस अगर आपको कहीं से मिला हुआ है तो वो आपका माना जाएगा कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं। नॉलेज बहुत से लोगों को होता है लेकिन उनके पास वो डिग्री नहीं होती। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नॉलेज वहाँ पर काम करने वाला आर्टिकल भी सीख लेता है एक लेवल तक, इंटरमीडिएट के बाद, लेकिन फिर भी वो जब तक सीए नहीं है तब तक उसे एज ए सीए वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, और एज ए सीए के काम वो हाँ ये कह सकता है कि देखो साहब मुझे आता है, लेकिन वो एज ए सीए अपने नाम को यूज करके उस काम को नहीं कर सकता। तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इस बात का कि आपके पास ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, ये डिग्री है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशन। प्रोफेशनलिज्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद परफेक्शनिज्म। ये इससे रिलेट कैसे करता है? क्योंकि अगर आपको किसी एरिया में परफेक्शन नहीं है, उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं है, उसके अंदर आपको पूरी इंटीग्रिटी के साथ, एथिक्स के साथ काम करना होता है, अगर आपने वो चीज़ें नहीं की है, परफेक्शन के साथ नहीं किया है, तो प्रोफेशनलिज्म आपका जो है वो सफल नहीं होता है। क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल लोगों को अपनी सर्विस दे रहे हैं तो वहाँ पर आपका एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अब आगे हम बात करेंगे कि यहाँ पर बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में तीनों में डिफरेंस देखा गया कि किन किन रीजन से इनके बीच में डिफरेंस किया जा सकता है। अगर मीनिंग की मैं बात करूं तो बिजनेस में ये मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज जो भी इंडस्ट्री के अंदर या ट्रेड या कॉमर्स के अंदर आती है वो सारी की सारी बिजनेस का हिस्सा है। प्रोफेशन क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो सर्विसेज रेंडर करता है, स्पेशलाइज्ड नेचर की करता है, और उसको जो क्वालिफिकेशन है वो किसी प्रोफेशनल बॉडी से मिली हुई हो। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे सर्विसेज रेंडर की जाती है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, वेज या सैलरी के बदले। मतलब एम्प्लॉयमेंट वो है आप काम कर रहे हो बिजनेस का, लेकिन अगर बिजनेस के अंदर आपने किसी को हायर किया है तो उस हायर किया जो पर्सन है जो आपके यहाँ काम करने है उसके साथ आपका जो रिलेशन है वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट के अंदर कवर्ड होगा। इसको क्या कहेंगे हम? वेज एम्प्लॉयमेंट। अगर आपने वेज या सैलरी दी तो उसको हम बोलेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश होता है ये एंटरप्रेन्योर के डिसीजन पे है, और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज वो करता है और उसके बाद वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेता है, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रोफेशनल बनने के लिए उसको सबसे पहले मेंबरशिप लेनी होती है, डिग्री पहले तो डिग्री लेनी होती है, उसके बाद वहाँ से वो मेंबरशिप का सर्टिफिकेट लेता है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपके सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप आता है, और अगर आप प्रैक्टिस में आना चाहते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ
प्रैक्टिस भी, COP भी आपको लेनी होती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मेंबरशिप करनी होती है, तभी आप उस नाम को अपने नाम के साथ यूज कर सकते हो। और एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट का जो है वो एग्रीमेंट हो जाता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू किया और वहीं पर ये सर्विस एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। सोर्स ऑफ लिवलीहुड, बिजनेस के अंदर लिवलीहुड का क्या साधन होता है कि वो प्रॉफिट कमाता है, उससे वो अपने लिवलीहुड के लिए रखता है। प्रोफेशन में वो फीस चार्ज करता है और एम्प्लॉयमेंट में वेज या सैलरी पे की जाती है। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। बिजनेस करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी बिजनेस कर सकता है अगर उसे बिजनेस की समझ है तो वो कोई भी कर सकता है, उसका कितना पढ़ा हुआ है ये कोई मायने नहीं रखता है। प्रोफेशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास ये स्ट्रिक्टनेस है कि डिग्री होनी ही चाहिए, प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप उस काम को उस डेजिग्नेशन के साथ नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्वालिफिकेशंस बताई गई है। एम्प्लॉयमेंट अगर आप कहीं किसी पे काम करने जाते हो तो वो अपनी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बता देते हैं कि भाई हमें मिनिमम इतनी क्वालिफिकेशन का पर्सन चाहिए, लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कई बार उससे थोड़ी बहुत कम होती है तो भी वो एडजस्ट कर लेते हैं अगर सामने वाले में उन्हें काबिलियत लगती है। तो यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन फिर भी बता दी जाती है जिस टाइप की जॉब है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं होती है। एथिकल गाइडेंस, बिजनेस के अंदर जो गाइडेंस होती है, जो एथिकल जो वैल्यूज होती है वो कौन डिसाइड करता है? जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस को उसने बनाया है वो अपने तरीके से नियम बना देता है। प्रोफेशनल के अंदर जो प्रोफेशनल कोड्स हैं, जो इंस्टीट्यूट्स ने जो उस सर्टिफिकेट जो देने वाली वो जो बड़ी है उन्होंने अपने कोड्स बनाए होते हैं। सीए के अंदर आप बात करेंगे तो प्रोफेशनल एथिक्स के नाम से कोड्स इशू किए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने इशू किए हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, मेंबर्स के लिए, तो उन्हें वो फॉलो करने होते हैं। और एम्प्लॉयरमेंट के अंदर एम्प्लॉयर अपने रूल्स बताता है कि तुम्हें इतनी बजे आना है, इतनी बजे जाना है, ये काम करना है, दिन में इतने टाइम का लंच होगा या फिर आपको इस तरीके से काम करना है, ये सारे आपको रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो एम्प्लॉयर अपने कोड खुद बनाता है। इन्वेस्टमेंट, आपको बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत, जैसे आप अपना ऑफिस खोल के बैठ गए हो या फिर कोई अगर आप मेडिकल में हैं तो आपको क्लिनिक की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इतने में भी काम चला सकते हो। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक क्या है, एक एग्रीमेंट है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो कि लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ इस्टेब्लिश होता है। पर्सनल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, कितनी फ्रीडम होती है? बिजनेस के अंदर आप खुद अपने बॉस होते हैं, प्रोफेशन के अंदर आपका उस पर पूरा अधिकार तो होता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आप इंस्टीट्यूट के कंट्रोल में होते हैं जो आपकी सेंट्रल बॉडी है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई फ्रीडम या ऑटोनॉमी इतनी नहीं होती क्योंकि आपको सारे इसके एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करने होते हैं। पॉपुलर साइकोलॉजिकल मोटिव, बिजनेस होता है उसमें इकोनॉमिक अचीवमेंट्स मतलब प्रॉफिट मोटिव इनका मेन पर्पस होता है। यहाँ पे क्लाइंट को या सोसाइटी को सर्विस देना इनका मेन मोटिव होता है। और एम्प्लॉयमेंट किया जाता है लिवलीहुड के लिए। एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई पर्सन आ रहा है किसी के यहाँ काम करने जा रहा है तो वो अपनी आजीविका को चलाने के लिए जाएगा, तो इनका मोटिव क्या होता है? लिवलीहुड। सर्टेनिटी ऑफ इनकम, बिजनेस में बहुत कम होती है क्योंकि बिजनेस में लॉस प्रॉफिट कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन नहीं होता है। इसमें थोड़ी बहुत सर्टेनिटी होती है क्योंकि आपको अगर थोड़ा बहुत काम आ रहा है तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाएंगे, इसलिए आप उसके बारे में सर्टेन नहीं होते। ये भी एक तरीके से सर्विस आप रैंडमली दे रहे हो, रैंडमली आपके पास क्लाइंट्स आ सकते हैं, तो क्वाइट ए बिट। और एम्प्लॉयमेंट में आपके पास कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा इनकम डिसाइड कर दी जाती है कि पर मंथ आपको इतना दिया जाएगा या इतना काम करने पर आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इनकम जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, आपको आइडिया उसका होता है। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर क्या होता है? बिजनेस का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, वो अनसर्टेन हो सकता है, एक लंबे टाइम के लिए भी चल सकता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और अगर लॉस हो रहा है कंटिन्यूसली तो आप उसको वहीं पर भी स्टॉप कर सकते हो। प्रोफेशन में क्वाइट सर्टेन होता है कि एक लिमिट के बाद आपके काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है या फिर आपको लगता है कि एरिया बढ़ गया तो आप अपने स्पेसिफिक एरिया में ही काम कर सकते हो। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर है वो एक सर्टेन होती है और एम्प्लॉयमेंट भी उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो वो भी आपका सर्टेन होता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट और सक्सेशन। बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, अगर कोई फादर बिजनेस स्टैब्लिश करके गया है, अगर उसका डेथ हो जाता है तो वो उसका बच्चों को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है, या फिर कोई अपने बिजनेस को बेच भी सकता है, तो यहाँ पर उसका ट्रांसफर भी संभव है और सक्सेशन भी। प्रोफेशन को नहीं कर सकते। प्रोफेशन को क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है, वो आपका इंडिविजुअल नॉलेज है। आप अपने नॉलेज को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, पर क्या कोई आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है
उसकी जगह आकर के कोई दूसरा पर्सन उसी ज्ञान को नॉलेज कर सकता है, उसी नॉलेज को यूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जो आपके पास नॉलेज है वो आपका ही है। आप सामने वाले को डिलीवर करके उसका नॉलेज बढ़ा सकते हो, लेकिन अपना नॉलेज खत्म नहीं कर सकते। आपके पास जो नॉलेज है वो आपका ही है, तो यहाँ पर उसका ट्रांसफर संभव नहीं है। और एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफर संभव नहीं है, क्योंकि अगर एक दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट बन चुका तो वो उनका एग्रीमेंट है। अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ आपको एग्रीमेंट करना तो उसके साथ एक नया एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो इसका भी ट्रांसफर या सक्सेशन नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं गेस्टेशन और अनसर्टेनिटी। बिजनेस में अनसर्टेनिटी होती है। प्रॉफिट कमाना अगर आपका मोटिव है तो रिस्क साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा रिस्क उतनी ही ज्यादा चांसेस है आपके इनकम कमाने के। यहाँ पे अब दो चीजें आती है, रिस्क और अनसर्टेनिटी। रिस्क जो होती है वो हमें कुछ मामलों को लेकर के पता होती है कि इन चीजों पे हमें ये नुकसान हो सकता है, ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है। रिस्क कैलकुलेट की जा सकती है एडवांस में, हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अनसर्टेनिटी दैट मीन्स सब कुछ अनिश्चित है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अनसर्टेनिटी कांट बी कैलकुलेटेड। तो ये जो बिजनेस होता है उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, रिस्क भी होता है, और प्रॉफिट मोटिव अगर है तो आपको ये सब चीजें फेस करनी ही होगी। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स मोमेंटम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये अपना रोल प्ले करता है। कैसे करता है? अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्टली जीडीपी से मेजर की जाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। इंडिया में जीडीपी कितने परसेंट है उससे हम ये बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस देश के जो भी लोग हैं, उस कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उन्होंने जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस की है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो उस कंट्री के अंदर पर्टिकुलर पीरियड के अंदर क्रिएट हुआ है, उनसे जो वैल्यू निकल करके आई है वो उस कंट्री की क्या है? जीडीपी है। इसमें जीडीपी के अंदर हमने ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होनी चाहिए, और ऑल सिटीजन्स जो भी उसके लोग हैं, उसके रेजिडेंट हैं, उनके द्वारा की गई, मतलब सारे कवर्ड है इसमें। तो यहाँ पे हमने जीडीपी, अब जीडीपी में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को कवर किया है। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? ये बिजनेस से आती है। बिजनेस के अंदर हम या तो प्रोडक्शन करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो बिजनेस जो रिजल्ट देता है वो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर अपना रोल प्ले करता है, वो जीडीपी में अपना हिस्सा क्या करता है? हिस्सा शामिल करवाता है। तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका एक सहयोग होता है। यहाँ पे अब दो एक टर्म आई है कि बिजनेस पर्सन में और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? सिनोनिमस लगते हैं, लेकिन इनमें स्लाइट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर का एरिया जो है वो वाइड है, वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर के आता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आता है, क्रिएटिविटी लेकर के आता है, वो सारे काम करता है एंटरप्रेन्योर। बिजनेस पर्सन क्या होता है? बिजनेस को चलाता है, वो उसमें न्यू इन्वॉल्वमेंट के लिए इतना काम नहीं करता जितना कि एंटरप्रेन्योर करता है। दोनों सिनोनिमस है, लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस इनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। बिजनेस बिना हाथ देखे हाथ पांव नहीं चलाया जाता। बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो, पूरे सिस्टमेटिक वे से उसको इस्टेब्लिश करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसकी सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करते हो उसमें, और जो आप काम करते हो उससे आपको ये उम्मीद होती है कि आप एक एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो। देखा जाए तो ये एक यूनिफाइड एक्टिविटी है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी है, इंटीग्रेटेड यूनिफाइड करता है सारे पार्ट्स को, और उसके बाद में वो क्या करता है? बिजनेस इस्टेब्लिश करता है। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी काम होने हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से होने हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होने हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे काम उसके तरीके से होने हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपने कुछ भी जाके दो पैसे लगा दिए वो बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से करना उसमें शामिल है। इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बिजनेस का बाइफरकेशन है, इंडिया के अंदर बिजनेस का बाइफरकेशन कई बार इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे भी किया गया है कि अगर इन्वेस्टमेंट, उनका लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, उसकी साइज क्या है इन्वेस्टमेंट की, उसके बेस पे उसे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो बिजनेस किस लेवल का है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है या लार्ज है। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना प्लांट एंड मशीनरी है, कितना उनका टर्नओवर हो रहा है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। उस बेस पे आइडेंटिफाई किया जाता है बिजनेस की नेचर या उसका लेवल। तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बेस्ड होता है।
नेक्स्ट, जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब सीकर। बिजनेस अपने आप, आपने कोई काम शुरू किया है, मतलब आपने खुद ने काम शुरू किया है, वो आप उसके ऑनर हैं। इसका मतलब आप कोई जॉब ले नहीं रहे हैं, बल्कि आपके यहाँ कोई काम करने आएगा तो वो आप उसको क्या दे रहे हो, जॉब दे रहे हो। तो बिजनेस क्या है, जॉब क्रिएटर है। बिजनेस जॉब क्रिएट करता है, वो अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने यहाँ पे जो सर्विस देने आ रहे हैं उनको पेमेंट करता है उनके सर्विस के बदले में। तो यहाँ पे वो जॉब क्रिएट कर रहा है, जॉब सीकर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड और पर्पसफुल। बिना किसी पर्पस के कोई बिजनेस नहीं किया जाता। मोस्टली जो बिजनेस होता है इकोनॉमी के अंदर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पस से किया जाता है। हालांकि उसके अलावा और भी बहुत सारे मोटिव होते हैं बिजनेस को करने के, लेकिन मेन जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। और बिना किसी पर्पस के कोई बिजनेस या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं की जाती है। तो ये भी उसका एक फीचर है कि उसका जो ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, हमने बोला ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। हालांकि इनके बारे में आप थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंदर एंटरप्रेन्योर्स के जो ऑब्जेक्टिव थे उसके अंदर भी इनका जिक्र हो चुका है। यहाँ पे फिर से उनके बारे में थोड़ी बात की गई है, तो हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है कि आपका प्रॉफिट मोटिव होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कैसे कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, प्रॉफिट बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी इंक्रीज की जाए, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड की जाए, सो दैट हमें मार्केट शेयर बढ़ जाए, हम मार्केट में ज़्यादा रेवेन्यू को अर्न कर पाएंगे। यह होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं कि बिजनेस को सर्वाइव करवाना है, उससे स्टेबल करवाना है। तो ये भी बिजनेस का मेन फोकस होता है कि बिजनेस को मार्केट में बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, बनाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें असेट्स लगाएंगे, उसमें जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उनको रिटेन करेंगे, हम उनको मेंटेन करके कोशिश करेंगे, ग्रोथ पे फोकस करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करेंगे, उसके ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करेंगे। ओवरऑल ग्रोथ से मतलब ये है कि उसके अदर जो चीजें हैं उनमें भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी के टूवर्ड्स कुछ इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है। अगर सोसाइटी से आपने कुछ लिया है, बिजनेस कर रहे हो तो आप सोसाइटी के अंदर खड़े हो और सोसाइटी में आपने बहुत कुछ लिया है तो बदले में आपको उसे पे ऑफ करना चाहिए। एक CSR का टॉपिक आता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। इसके अंदर ये बोला गया है, सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट की, उसके अंदर ये बोला गया है कि जो कंपनीज हैं उनको एक स्पेसिफाइड लिमिट क्रॉस करते ही, अपने टर्नओवर की, अपने नेट प्रॉफिट की लिमिट क्रॉस करते ही सोसाइटी को कुछ पे करना होगा। आप अपनी प्रॉफिट का इतना % सोसाइटी के लिए खर्च करो, उसमें आप एजुकेशन पे दे सकते हो, हेल्थ पे दे सकते हो, सैनिटेशन की कोई काम कर सकते हो, या फिर कोई डिजास्टर आ गया उसमें आप पैसे लगा सकते हो। कुल मिलाकर के सोसाइटी को आपको बेनिफिट पहुंचाना होता है, वो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर कवर होती है। नेक्स्ट है लीगल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है या कुछ लीगल तरीके से हमें काम करना होता है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव होती है कि हमें जो लीगली वर्क दिया गया है उसे हम फुलफिल करें। एथिकल का मतलब होता है कि जो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, उसके साथ हम काम करें, पूरी एथिक्स को फॉलो करें, कोड ऑफ कंडक्ट जो बनाए गए हैं, आचार संहिता का पूरा पालन करें, उसमें किसी तरीके का कोई ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि आपके काम से, आपके बिजनेस से एनवायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन अगर आप बढ़ा रहे हो तो उसको कैसे कंपनसेट करोगे। ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करो, नई नई अगर टेक्नोलॉजी बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए तो ग्रीन टेक्नोलॉजी या इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट आप क्रिएट करो। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सोसाइटी के लिए भी इसमें पे करना होता है, एनवायरमेंट, लीगल, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। अपनी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स भी होता है और प्रॉफिट मोटिव इसका एक मेन ऑब्जेक्ट माना गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बिजनेस के होते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके का हो सकता है, अलग अलग तरीके से ऑनरशिप होती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक तो ऑनरशिप के तरीके से हो सकता है कि ऑनरशिप किस तरीके से, उसमें राइट्स किसको कितने दिए गए हैं उसके आधार पर हम उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। एक हम बोल सकते हैं कि वो सिंगल पर्सन उसको होल्ड कर रहा है या जॉइंटली इसमें एक से ज़्यादा लोग उसको होल्ड कर रहे हैं। उसके अलावा फिर उसके हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे कि वो सोल प्रोप्राइटर है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, किस वे में वो इस्टेब्लिश किया गया है, तो उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बिजनेस ऑनरशिप इज ए बंडल ऑफ राइट्स। ऑनरशिप में बहुत सारे राइट होते हैं। अगर आप किसी बिजनेस के ऑनर हैं, उसके मेन कर्ता धर्ता आप ही हैं, तो इसका मतलब उसको चलाने से रिलेटेड जो भी अधिकार है वो सारे के सारे आपके हाथ में हैं, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, आप उस बिजनेस के मेन मालिक हैं, तो वहाँ पर आपको सारे राइट्स दिए जाते हैं। और ये जो राइट है वो आपकी डेथ के साथ सक्सीड हो जाते हैं जो न्यू ऑनर बनता है उसको,
मतलब ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है सक्सेशन के थ्रू भी या फिर सेल करके भी। सेकेंड आता है बिजनेस में भी ऑन सिंगली और जॉइंटली। अब बिजनेस चलाने के लिए हमने ये तो बोल दिया है कि ऑनर होता है, वो ऑनर सिंगल पर्सन भी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर वो सिंगल पर्सन है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको हम उस बिजनेस को क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की सोल यानी इंडिविजुअल उसको बिजनेस को चला रहा है। उसके अलावा अगर एक या एक से ज़्यादा अगर ऑनर है तो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स निकल के जाते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो गया, पार्टनरशिप एक से ज़्यादा लोगों का कोलैबोरेशन होता है। HUF हो गया, HUF में एक फैमिली के अंदर कितने लोग हैं वो सब मिलकर के उस बिजनेस को चला रहे हैं तो उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है। कंपनी हो गया, कंपनी में भी बहुत लार्ज नंबर्स पे मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिजनेस को सिंगल पर्सन चला रहा है या जॉइंटली, उसके अकॉर्डिंग भी बिजनेस का बाइफिकेशन किया गया है। बिजनेस में भी ऑर्गेनाइज एज ए प्रोप्राइटरी और एक कॉर्पोरेट कंसर्न, यहाँ पे वही बात बोल रही है कि वो उसको आपने ऐसे प्रोप्राइटरशिप इस्टेब्लिश किया है, एक छोटे रूप में इस्टेब्लिश किया है, या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे एक कंपनी के रूप में आपने फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसको इस्टेब्लिश किया है। वो आपकी उसकी डिपेंड करता है कि किस वे में आपने उसको इस्टेब्लिश किया है। कॉर्पोरेट कंसर्न्स के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए आपको अलग फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, उसकी कुछ अलग फॉर्मेलिटीज़ होती है कंपनीज एक्ट के अंदर। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो आपको ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी होती, कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करी और आप सोल प्रोप्राइटरशिप के रूप में बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप वन बाय वन देख रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी फॉर्म है बिजनेस का, कोई भी कभी भी पैसे लगा करके खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है। इंडिविजुअल पर्सन होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी लगाता है, अपनी एसेट्स या सेविंग्स जो भी उसके पास अवेलेबल है, हो सकता है वो अपने घर में ही वो बिजनेस शुरू कर ले, या फिर उसके पास कोई जमीन खाली पड़ी थी वहां पर उसने अपना कुछ पैसे लगाए और अपना धंधा शुरू कर लिया। ये किसी भी लेवल का हो सकता है, स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है, और अगर आपके पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो वो एक बड़े लेवल पे भी हो सकता है। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप किसी भी वे में हो सकता है। इससे जो इनकम होती है वो पूरी की पूरी इंडिविजुअल पर्सन की होती है, जिसने उसमें फाइनेंस किया है, उसमें उसने इन्वेस्ट किया है, पूरी रिस्क भी वो अकेला लेकर चलता है। और जब इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो इस बिजनेस को ट्रांसफर किया जा सकता है, या सक्सेशन उसका हो सकता है, उसके जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे इसको बोला गया कि इजीएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंगल इंडिविजुअल होता है, वो अपनी असेट्स और सेविंग्स को लगाता है, इनिशिएट करता है कैपिटल को बिजनेस के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे ये बोला गया कि वो लोन ले सकता है, फाइनेंस वगैरह उसको स्मॉल लेवल पे अवेलेबल हो जाते हैं। प्रॉफिट मोटिव होता है पूरा का पूरा सोल प्रोप्राइटर को मिलता है, सारी रिस्क भी वो खुद ही उठाता है। और जो प्रोडक्ट है सोल प्रोप्राइटर्स का वो नॉर्मली लोकल कहलाता है, क्योंकि इनका एरिया जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है और उसका कोई बड़ा ब्रांड जब तक वो क्रिएट नहीं कर लेता तब तक उसका हम लोकल एरिया में ही मानते हैं। तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट को लोकल बोला गया है। मोस्टली ये हायर एंड फायर पॉलिसी को फॉलो करता है, मोस्टली ये हायर एंड फायर पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हायर एंड फायर का मतलब ये है कि ये एम्प्लॉयज़ जो लेकर के आता है उनको हायर करते हैं, सामान को ये हायर करते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करते। जैसे प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत है तो आप किसी के साथ रेंट पे लेकर आ सकते हो, कोई बिल्डिंग आपको बड़ी चाहिए तो आप उसको रेंट पे ले सकते हो, तो हायर लेते हैं, अगर नहीं जची तो उसको छोड़ देते। तो हायर एंड फायर पॉलिसी पे सोल प्रोप्राइटर जो है वो काम करता है। अब नीचे इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं और उसके कुछ फायदे और नुकसान भी बताए गए कि मेरिट्स और लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है कि ऑटोनॉमी ऑफ बीइंग वन ऑन बॉस, खुद अपना बॉस होता है तो उसको उसके क्या बोलते हैं अधिकार मिलते हैं। क्या मिल सकता है, उसको फ्रीडम होती है हर चीज़ को करने की, उसका स्कोप अपने एक्सपेरिमेंट करने का, सब चीज़ें वो अपने हिसाब से कर सकता है, इनोवेटिव आइडियाज़ भी वो लगा सकता है, कोई तरीके की कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं होती है। नेक्स्ट होता है सोल प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल वो अकेला ही लगाता है। कैपिटल अकेला लगा रहा है इसका मतलब वो लिमिटेड कैपिटल लगा सकता है, क्योंकि अकेले के पास कितनी इनकम हो सकती है। अगर 2 या 4 लोग मिलकर के लगाए तो उसके पास इनकम का एरिया बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि बिजनेस की साइज वो जल्दी से बढ़ा नहीं सकता है। हाँ, वो बैंक से इनसे फाइनेंस ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कुछ फॉर्मेलिटीज लेनी होती है और एक उसके ऊपर बर्डन भी इंडिविजुअल पे बढ़ जाता है कि उन्हें वो कैसे पे आउट करेगा। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि वो अकेला इसमें कैपिटल लगाता है। नेक्स्ट, विजिबिलिटी ऑफ ऑनर एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज, ये उसका है कि वो पर्सनल उसके पास जो भी सर्विसेज हैं वो खुद अकेला उसको जाकर के अपने हिसाब से नोटिस करता है, किसी और के भरोसे काम नहीं हो रहा है, वो खुद डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है कस्टमर से। तो यहाँ पर कस्टमर के साथ उसका एक ट्रस्ट क्रिएट होता है, एक लॉयल्टी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे इसको ये क्या है, मेरिट है, ये इसका एक बेनिफिट इसको मिलता है। सोल बियरर ऑफ रिस्क, ये फिर से उसकी एक लिमिटेशन है कि उसको रिस्क अकेले ही करनी पड़ती है। जो भी पैसा लगाया अगर बिजनेस चल गया तो ठीक है, अदरवाइज लॉस हो गया तो पूरा का पूरा नुकसान में वो खुद ही जाएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी उसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि अकेला पर्सन उसको चला रहा है,
तो जो बिजनेस में पैसे लगाए वो भी उसने लगाए हैं, उससे जो रिस्क निकल करके, अनसर्टेनिटी निकल करके आ रही है वो भी वो अकेला ही बियर करेगा। इसका मतलब पूरी की पूरी लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड हो गई। अगर बिजनेस में लॉस हो गया है, कहीं से उसने फाइनेंस लिया था, तो वो फाइनेंस चुकाने के लिए भी वो अपने पर्सनल असेट्स के साथ जिम्मेदार हो जाता है। फैट एज ए गोइंग कंसर्न enduring life of business of in the foreseeable future। ये बोलता है कि जो गोइंग कंसर्न होता है, वो गोइंग कंसर्न कैसे हो सकता है कि वो उसके लाइफ पे डिपेंड करता है। अगर वो जब तक वो जिंदा है तब तक वो बिजनेस चला सकता है। डिपेंड्स ऑन ऑनर्स पर्सनल हेल्थ एंड लाइफ स्पैन, कि जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उसके जो सक्सेसर्स हैं, उनको ट्रांसफर हो जाएगी। देखा जाए तो वो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है और वो अपनी लाइफ की उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे क्या साइड इफेक्ट निकल करके आते हैं। कई बार ये होता है कि बाप बेटे में इस बात की लड़ाई हो जाती है, बेटे उस बिजनेस को पाने के लिए बाप के साथ कुछ गलत कर लेते हैं पिता के साथ। तो ऐसा भी एक फैमिली बिजनेस के अंदर देखने को मिलता है, जब वहाँ पर इंडिविजुअल वो उसका ऑनर होता है, सारे राइट्स उसके पास होते हैं, तो बहुत सी बार उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप। यहाँ पे बाय विल भी सक्सेशन किया जा सकता है, या फिर अगर नहीं किया है तो विल क्या एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा क्लियरली ये बोला जाता है कि मैं अपनी इच्छा से ये प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली भी इनहेरिटेंस में सामने वाले के पास चली जाती है। तो यहाँ पर ये अलग तरीके से इसमें सारे चीजें दी गई है, सोल प्रोप्राइटर में ये सब चीजें आती है। नेक्स्ट आपका एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जो हिंदू फैमिलीज हैं उनके अंदर क्या होता है कि एक फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पे अगर फैमिली मेंबर्स मिलकर के अपना बिजनेस चला रहे हैं, मतलब वो सारे फैमिली मेंबर्स मिल गए हैं, उनकी वाइफ्स भी, उनके बच्चे भी, सब इसमें शामिल है। एचयूएफ के अंदर सारे शामिल है। और ये बोलते हैं कि अगर सब ने मिलकर के, ये जरूरी नहीं है कि 10 मेंबर तो 10 के 10 उसमें शामिल हो, लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स ही है, उसमें कोई बाहर वाला नहीं है, तो उसे हम एचयूएफ बोलते हैं। और यहाँ पे एचयूएफ के अंदर जैसे घर के जो भी निर्णय होते हैं वो मुखिया लेता है, तो एचयूएफ के अंदर भी जो सारे निर्णय हैं वो कौन लेता है, वो एचयूएफ का कर्ता लेता है। कौन लेता है, वो एचयूएफ का कर्ता, उसको बोलते हैं मुखिया जो होता है, उसको हम एचयूएफ में कर्ता बोलते हैं। और यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर एचयूएफ को एक सेपरेट एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। पूरी फैमिली को एक साथ मान करके उसका ओवरऑल उसका स्टडी किया जाता है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट इसमें किया जाता है। इसको एक सेपरेट एंटिटी के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। अब एक चीज ये भी है कि जो एचयूएफ है वो उसमें क्या होता है, सक्सेशन 3 सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अनडिवाइडेड फैमिली आर नॉन एज एचयूएफ। ये चीज इसमें बोली गई है कि जो 3 पीढ़ी तक का, मतलब जैसे ग्रैंडफादर हो गया, देन फादर हो गया, और उसके बाद उसका सन हो गया। तो ये जो 3 पीढ़ियां हैं, ये जो 3 जनरेशन्स हैं, इन 3 जनरेशन्स को कलेक्टिवली एचयूएफ बोला जा सकता है। इससे आगे या इससे ज़्यादा की अगर पीढ़ी है तो वो एचयूएफ का पार्ट मतलब नहीं होती। इन 3 सक्सेसिव जनरेशन्स को एचयूएफ के अंदर काउंट किया जाता है। डेफिनेशन में एचयूएफ के अंदर सिर्फ हिंदू को शामिल नहीं किया गया, इसमें बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, इन फैमिलीज को भी इस एचयूएफ का हिस्सा माना गया है। इनके अगर इस तरीके का बिजनेस है तो वो भी एचयूएफ के अंदर कवर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके कुछ फीचर्स है। फॉर्म्ड बाय बर्थ इन ए हिंदू फैमिली। जो ये फैमिलीज है उनके अंदर ये बर्थ से क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर कोई पर्सन, कोई फैमिली बिजनेस चल रहा है, अगर किसी के घर में कोई न्यू मेंबर ऐड हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन जाएगा। एचयूएफ के अंदर वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा, वो उसका पार्ट बन जाएगा। वहीं पर ये बोलता है कि फैमिली पूल ऑफ रिसोर्सेज, जो फैमिली है वो खुद ही इसमें लार्ज लेवल पे बिजनेस करती है, तो सारे के सारे जो कैपिटल है वो सारे लोग मिलकर के आपस में लगाते हैं। फैमिली ही अपने उस जनरेशन के जो लोग हैं, सारे अलग अलग जनरेशन के, वो अपनी तरीके से रिसोर्सेज को पूल करने की कोशिश करते हैं। सोशल कैपिटल थ्रू फैमिली इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे बोल रहा है कि फैमिली मिलकर के कोई काम करती है विद द सिचुएशन, फैमिली मेंबर बिल्ड करते हैं फैमिली बिजनेस, और ये एक तरीके से सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करते हैं, एक कैपिटल क्रिएट करते हैं। मतलब ये साथ में मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, एक तरीके से वो एक पार्टनरशिप बिजनेस की तरह ही हो गया। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहते हैं, सोशल कैपिटल बिल्ड करने का मतलब ये कि वो बिजनेस को एक्सपांड करते हैं, डिफरेंट वे में बिजनेस कर सकते हैं, उनके अलग अलग स्किल्स है उनको वो यूज कर सकते हैं, और उससे क्या है वो सोसाइटी के अंदर जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो वहाँ पर ये सोशल कैपिटल भी क्रिएट होती है। The family members are the automatic co-owner called co-personal by birth। ये इसकी एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे वो जन्म के साथ ही उसमें शामिल हो जाते हैं।
तो इससे बाहर वाले क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो अगर उस बिजनेस में कोई अपनी सर्विस देने के लिए आया है उसको ये प्रॉब्लम होती है कि जैसे कोई मैनेजर आपने लिया, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, वो मैनेजर है, उसमें क्वालिटी है, लेकिन अगर बिजनेस आपकी फैमिली मेंबर्स आपके बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी फैमिली मेंबर की एंट्री होती है तो वो तो ऑटोमेटिकली उसका मेंबर है, तो वो उस फैमिली बिजनेस में अगर उसको नॉलेज नहीं है तब भी वो उसका ऑनर बन जाता है, जबकि वो जो हमने मैनेजर हायर किया है उसके पास क्वालिटी होते हुए भी वो कुछ नहीं बन पाता है, तो यहाँ पर उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। डिसीजन मेकिंग इज क्विक। डिसीजन मेकिंग क्विक इसलिए होती है क्योंकि जो भी डिसीजन होता है वो फैमिली का जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, कर्ता जिसको बोलते हैं, वो लेता है सारे डिसीजंस और बाकी सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता। कर्ता की लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है क्योंकि मेन मुखिया वही होता है। अगर बिजनेस बंद हो रहा है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो पूरी की पूरी जो लायबिलिटी है वो सबसे पहले किस पे आएगी, कर्ता के ऊपर आएगी। और जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अदर फैमिली मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे उसका ये बोला गया है कि कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है और बाकी की मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है फैट एज ए गोइंग कंसर्न। फैट एज ए गोइंग कंसर्न इंड्यूरिंग लाइफ ऑफ बिजनेस इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। तो ये लिमिटेड ये है कि 13 जनरेशन तक को तो इसमें शामिल किया गया है, उसके अलावा अगर जैसे जनरेशन बढ़ती है तो वो उसका पार्ट नहीं है। इसका मतलब आप ये देख सकते हो कि जो फैमिली बिजनेसेस हैं उनमें क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन इसलिए करते हैं क्योंकि न्यू जनरेशन आते ही वो बिजनेस उसमें HUF में काउंट नहीं होता, उसका पार्टीशन कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि जैसे बिरला है, गोयनकाज है या फिर अंबानीज की जो सेकेंड जनरेशन आई उन्होंने अपना पार्टीशन कर लिया, स्प्लिट अप कर लिया ताकि उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट ना पड़े। सक्सेशन ऑफ ऑनरशिप, इसमें भी बाय विल सक्सेशन हो सकता है और अगर विल एग्जिट नहीं करती है तो इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे HUF में हमने ये देखा कि फैमिली बिजनेस है वो आपस में मिलकर के काम करते हैं, कर्ता जो है वो सारा हेड होता है, वो सारे डिसीजंस लेता है, इसलिए उसकी लायबिलिटी भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। 3 जनरेशन तक को इसमें शामिल किया गया है, 4th जनरेशन आते ही उसको HUF का पार्ट नहीं माना जाता है।